गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी व्याकरण और रचना। आज हम आपको आपकी पुस्तक का पहला पाठ समझाएंगे। तो पहला पाठ आपका है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा कहा जाता है अपने मन के भाव को दूसरों तक पहुंचाने का जो माध्यम होता है उसे भाषा कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पाठ में कैसे समझाया गया। तो पाठ में देखेंगे हम, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जो है वो समाज में रहने वाला एक प्राणी है। तो मनुष्य के जीवन में जितनी हवा, पानी और भोजन महत्वपूर्ण होता है, भाषा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जितना मनुष्य को जीवन जीने के लिए हवा की, पानी की और भोजन की ज़रूरत होती है, उतना ही भाषा की भी ज़रूरत होती है। तो भाषा के बिना मनुष्य अपने मन के भाव दूसरे तक नहीं पहुँचा सकता। अगर भाषा नहीं होगी तो वह अपनी जो बात है वो दूसरों तक नहीं पहुँचा सकता। यह संसार ध्वनि युक्त संसार है। पशु पक्षी अपने अपने मुख से तरह तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं। आपने देखा होगा इस संसार में अलग अलग तरह की आवाज़ें हैं। चाहे वो पक्षी हों तो वो भी अपने मुंह से अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं, जिनको सुनकर आप पहचान जाते हैं कि ये किसकी आवाज़ है। अगर मान लीजिए कुत्ता भौंकता है तो आप भौंकने का उसकी एक अपनी आवाज़ है, तो आप उसको समझ जाते हो कि ये कुत्ते के भौंकने की आवाज़ है। या बिल्ली की आवाज़ होती है तो आप उसको पहचान जाते हैं। तो इन सब की अपनी अपनी ध्वनियाँ हैं जो अपने मुख से वह निकालते हैं, जिन्हें शायद वही समझ सकते हैं, और इन ध्वनियों को तो वही समझ सकते हैं। अपने भाव दूसरों तक पहुंचाने का जो कौशल है मनुष्य को ही प्राप्त है, लेकिन जो अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं वो केवल मनुष्य ही है जो बता सकता है। भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने का एक साधन जो हमारा है वो क्या है? भाषा। और दूसरों की बातें सुनने का भी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाषा मन के भावों को दूसरों तक पहुँचाने का माध्यम है। प्रारंभ में जब आदि मानव अपने मन के भाव व्यक्त करने के लिए या तो इशारे करता था या तरह तरह की ध्वनि निकालता था, जब उसने भाषा का ज्ञान नहीं था तो वह अपनी बातें या तो किसी न किसी तरह से इशारे करता था या अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालता था। बाद में जब ध्वनियाँ खास वर्णों के लिए रूढ़ होती गई और उनका अपना अपना निश्चित अर्थ बनता चला गया, विकास के इसी क्रम से भाषा का विकास हुआ। लेकिन बाद में जब ध्वनियाँ खास होती गईं तो उनका एक अपना ही अर्थ बनता चला गया। तो जैसे कि आपको पिक्चर दिखाई गया, आप देखिए आगे आपको पिक्चर में क्या दिखाया गया है। यहाँ पे आपको 4 पिक्चर दिखाए गए हैं। इसमें 2 लोग बात कर रहे हैं, दूसरी पिक्चर में टेलीफोन पे एक लड़की बात कर रही है, तीसरी में पुस्तक पढ़ी जा रही है और चौथे में कुछ लिखा जा रहा है। तो ऊपर के जो चित्र हैं इनमें भाषा के अलग अलग रूप को दिखाया गया है, जैसे कि बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। तो ये जो चारों चीज़ें हैं ये भाषा के ही कौशल हैं, भाषा के ही प्रकार हैं। तो भाषा वह साधन है जिससे हम परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह आदान प्रदान 2 प्रकार से किया जाता है, या तो बोलकर या फिर लिखकर। तो जब हम बोलकर अपनी बात किसी को बताते हैं तो वह कहलाती है मौखिक भाषा, और अगर जब हम लिखकर बात अपनी बताते हैं तो वह कहलाई जाती है लिखित भाषा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा में क्या होता है? जब मुंह से बोलकर अपने भाव दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरा उन्हें सुनकर समझता है तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। तो इससे हम कहेंगे कि बोलकर अपने भाव व्यक्त करना भाषा का मौखिक रूप है। अब जैसे भाषण देना या वाद विवाद या टेलीफोन पर बातचीत आप लोग करते हैं, या आपस में ही आप कोई बात करते हैं किसी से, तो ये आप कौन सा उसमें रूप इस्तेमाल कर रहे हैं? भाषा का मौखिक रूप। और जब आप लिखकर अपने भाव व्यक्त करते हैं और दूसरा उन्हें पढ़ता है, पढ़ के उन चीज़ों को समझता है, तो ये भाषा का लिखित रूप होता है। तो लिखकर अपने भाव व्यक्त करना लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र लिखना या पुस्तकें या समाचार पत्र आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं या ईमेल है, ये सभी हमारे लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा एक होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जो होता है इसमें हम भावों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जैसे किसी को आंखें निकाल कर डराना या थप्पड़ दिखाना या पास बुलाना। ये सभी भाषा सांकेतिक भाषा के प्रकार है। जैसे आपने सड़क पर देखा होगा एक ट्रैफिक पुलिस वाला,
वाहनों को आने जाने के लिए हाथ से इशारा करता है, तो वो सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन सभी भावों को संकेतों के द्वारा तो हम बता नहीं सकते, इसलिए सांकेतिक भाषा को भाषा की श्रेणी में नहीं रखा जाता। आज पूरे विश्व में जो है तो वो 3,000 से भी ज़्यादा अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं, जिनमें हिंदी का स्थान तीसरा है। हमारी हिंदी का स्थान जो है 3,000 से भी अधिक जो भाषाएं बोली जाती हैं उनमें तीसरा स्थान है। हिंदी जो हमारे देश भारत है उसमें सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसी कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। और हिंदी को राष्ट्रभाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। इस दिन इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी के अतिरिक्त हमारे देश में और भी बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे आपको नीचे टेबल में दिखाया गया है कि राज्य और उनकी भाषाएं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, गोवा में मराठी, कोंकणी, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, उड़ीसा में उड़िया या तमिलनाडु में तमिल, पंजाब में पंजाबी, आसाम में असमिया, मिजोरम में मिज़ो, मणिपुर में मणिपुरी, महाराष्ट्र में मराठी, पश्चिम बंगाल में बंगाली, राजस्थान में राजस्थानी और कश्मीर में कश्मीरी। तो ये हर जगह की अपनी बोली और अपनी भाषा होती है। उसके बाद आता है आपका लिपि। अब जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है कि विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं, तो जैसे बोलने में सभी भाषाएं अलग होती हैं, वैसे ही उनके लिखने का तरीके भी अलग होते हैं। प्रत्येक भाषा में मुंह से निकलने वाली ध्वनियों के लिए कुछ खास चिन्हों को रूढ़ कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है। यही चिन्ह उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। तो किसी भी भाषा को लिखने की विधि और उस भाषा की लिपि कहलाती है। जैसे नीचे कुछ आपको भाषाएं दी गई हैं और उनकी लिपियां क्या हैं ये बताया गया है कि हिंदी की लिपि हमारी देवनागरी है, मराठी की देवनागरी है, अंग्रेजी जो है वो आपकी रोमन भाषा में, और बंगाली बांग्ला में, संस्कृत देवनागरी में, पंजाबी में गुरुमुखी, उर्दू की है फ़ारसी और तमिल की तमिल। अब उसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? प्रत्येक भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने के लिए जो कुछ नियमों का पालन किया जाता है, और इन नियमों के अभाव में भाषा का सौंदर्य नष्ट हो जाता है और वह सभ्य भाषा की श्रेणी में नहीं आती। तो व्याकरण में जो होता है वो भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सिखाया जाता है। जैसे नीचे आपको दिखाए गए कुछ 2 संवाद हैं। पहले संवाद में है कि नीलेश, क्या तुम काम कर लिए हो? नहीं भाई, अभी नहीं किए हूँ। तो आपको ये सुन के थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि इससे भाषा का जो वाक्य है उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है। अब दूसरा पढ़ते हैं, नीलेश, क्या तुमने अपना काम कर लिया है? नहीं भाई, अभी मैंने अपना काम नहीं किया है। तो आप ऊपर के जो संवाद हैं क्या वो सही हैं? और इनमें से कौन सा सही लग रहा है आपको? तो संवाद जो दूसरा वाला है वो हमारे सही है, क्योंकि इसमें लिखते समय जो व्याकरण के नियमों का पालन किया गया है। व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसमें हमें भाषा के नियमों की जानकारी दी जाती है। व्याकरण से ही भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सीखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वह शास्त्र जिससे भाषा के नियमों की जानकारी होती है क्या कहलाता है? व्याकरण। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंग। व्याकरण के होते हैं 3 अंग: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों पर विचार किया जाता है, शब्द विचार में शब्दों पर विचार किया जाता है, और वाक्य में वाक्य पर विचार किया जाता है। आगे के चैप्टर्स में आप इसके बारे में और पढ़ेंगे। अभी के लिए आपका इतना ही है। आप पढ़ते रहिए। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा।